Jai Hind bachcho, welcome to your new physics class. Today we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is current electricity. As we have finished the unit called electrostatics, in electrostatics we already have studied two chapters. The first was related to electric field, the charges at rest, and the second one was related to the potential and capacitance. So we have studied that, we have completed it. First unit is completed. This is the second unit as well as the third chapter that we are going to study, current electricity. So whenever we talk about current, सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा. वहां पर हमने ये देखा था कि चार्जेस जो थे वो रेस्ट में थे. जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं. लेकिन जब चार्ज फ्लो करने लगते हैं, दे आर इन मोशन, तब क्या होता है? तो अगर चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर, कोई मटेरियल के अंदर अगर चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं कंडक्शन. कुछ चीज़ें हैं जो हम बेसिकली पढ़ेंगे और इसके बाद इस चैप्टर को फॉर्मली शुरू करेंगे. ये कंटेंट्स चैप्टर के ही हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से हमें मालूम है. मैं इनको फटाफट आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ. सबसे पहले तो कंडक्शन. कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन का मतलब होता है द फ्लो ऑफ चार्जेस. जब किसी चीज में एक जगह से दूसरी जगह चार्ज फ्लो कर सकते हैं तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं कंडक्शन. जैसे कोई मेटल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके फ्लो को हम कहेंगे कंडक्शन. ठीक है. देन व्हाट इज करंट? तो करंट क्या होता है? करंट जो है ये कहलाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. ठीक है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड करंट? कंडक्शन मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस और करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. सब लोग जानते हैं रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम. तो करंट को I से डिनोट करते हैं. I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q अपॉन T. सो करंट का फॉर्मूला हो गया Q अपॉन T. और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट है एम्पियर. वी नो अबाउट दिस, क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं. तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, या I का फॉर्मूला होता है dQ अपॉन dt. ठीक है. लेकिन जब हम करंट को डिफाइन करते हैं तब फ्लो ऑफ चार्ज यानी कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ये कैसे देखा जाता है? जैसे मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है. ठीक है. तो इस कंडक्टर का ये कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. लेट दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A. अब जब करंट फ्लो हो रहा है, मान लो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज दिस, राइट? तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है. तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में से चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को हम कहते हैं करंट. ठीक है. तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन में से पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड करंट. तो डेफिनेशन हम लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यूनिट इज एम्पियर. ठीक है. बाय कन्वेंशन हम लोग जानते हैं कि करंट की एक डायरेक्शन होती है. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, बाय कन्वेंशन इट इज प्लस टू माइनस. प्लस से माइनस की तरफ करंट की डायरेक्शन होती है. अब सवाल ये उठता है कि इफ करंट इज having a direction, then is it a vector quantity or a scalar quantity? ये vector quantity या scalar quantity क्या होना चाहिए? Current, because of direction it should be a vector quantity, but no, mind you here current is a scalar quantity. Current scalar quantity क्यों है? क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा ओबे नहीं करता, ये नॉर्मल स्केलर अलजेब्रा ओबे करता है. जैसे कि लेट मी टेल यू, अगर मान लेते हैं कि ये एक ट्राई जंक्शन है, यहां से करंट आया 5 एम्पियर और यहां से करंट आया मान लेते हैं 2 एम्पियर. ठीक है. तो इधर पर आ रहा है, इधर से करंट निकल रहा है, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट इधर से होना चाहिए. तो वो कितना होगा? ऑल ऑफ यू विल से दैट्स 7 एम्पियर. ठीक है. तो इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है. 5 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर, 5 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इज 7 एम्पियर. तो यहाँ पर हमेशा 7 एम्पियर नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो कर रहा है. नॉर्मल ऐड कर लीजिए और आपको करंट मिल जाएगा. ठीक है. तो ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं कर रहा. इसका ये मतलब नहीं है कि इस 5 एम्पियर का वेक्टर हमने इधर खींचा, 2 एम्पियर का इधर खींचा, फिर हमने एक पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट निकाला, वो रिजल्टेंट इधर आ रहा है. नो, डू नॉट ओबे दैट. नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो करता है. तो इफ समवन आस्क यू
Why current is a scalar quantity? Your answer will be current is a scalar quantity because it do not obey vector algebra. That's it. तो हमने समझ लिया है कंडक्शन एंड करंट क्या होता है, ठीक है। तो जब किसी कंडक्टर में चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं तो चार्ज के फ्लो को कंडक्शन और उस चार्ज के फ्लो के रेट को हम करंट कहते हैं। इसका मतलब इस चैप्टर में हम चार्जेस को रेस्ट में नहीं पढ़ेंगे, चार्जेस को मोशन में पढ़ेंगे, जिससे करंट बनता है, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो क्या है, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। अगर किसी कंडक्टर में से चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, किसी कंडक्टर में से चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जब चार्ज फ्लो होगा तो कितने आसानी से उसमें चार्ज फ्लो हो सकता है, उस इजीनेस टू द फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन जब चार्ज फ्लो होता है तो हर कंडक्टर में चार्ज को फ्लो होने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ ऑपोजिशन महसूस होती है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे आप रोड पर अपनी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, अगर रोड अच्छी है तो आप आसानी से गाड़ी चला सकते हैं, अगर रोड में पत्थर हैं, गड्ढे हैं, तो आप मुश्किल से गाड़ी चला पाएंगे, आपकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। इन द सेम वे अलग अलग कंडक्टर्स में किसी में करंट आसानी से फ्लो हो सकता है तो किसी में करंट मुश्किल से फ्लो हो सकता है, ठीक है, पर फ्लो होता है। तो जिन चीजों में से करंट फ्लो हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर, राइट। तो जिन चीजों में से करंट फ्लो हो सकता है ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे कंडक्टर। जबकि ऐसी कोई चीज जिसमें चार्ज फ्लो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, चार्ज फ्लो नहीं हो पा रहा है, चार्ज फ्लो ही नहीं हो सकता, ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे इंसुलेटर, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें समझना है। कंडक्टर यानी जिसमें से चार्ज फ्लो हो सकता है, इंसुलेटर जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। अब हम समझते हैं कि कंडक्टर में रेजिस्टर क्या होता है, ठीक है, चार्ज जिसमें आसानी से फ्लो हो जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो कनेक्शंस होते हैं, कॉपर वायर के कनेक्शंस होते हैं सारे, ठीक है। इसके कॉपर वायर के कनेक्शन क्यों किए जाते हैं, ताकि इसमें आसानी से चार्ज फ्लो हो सके। जिनमें आसानी से चार्ज फ्लो हो जाता है, जिनमें चार्ज फ्लो को होने में मुश्किल बहुत ही कम होती है, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर। पर ऐसे कंडक्टर्स जिनमें चार्ज फ्लो तो होता है पर बड़ी मुश्किल से होता है, जैसे कि एक नॉर्मल हम बल्ब ले लेते हैं, फिलामेंट वाला बल्ब जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक फिलामेंट वाले बल्ब में से भी चार्ज फ्लो होता है, इसमें से करंट फ्लो होता है, पर करंट को फ्लो होने में बड़ी मुश्किल होती है, उसको बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जो एनर्जी खर्च होती है दैट इज ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, ठीक है। तो बल्ब में से चार्ज को फ्लो होने में बड़ी मुश्किल होती है, तो बल्ब का ये जो वायर है जिससे चार्ज को फ्लो होने में मुश्किल हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टर। What we will call it, resistor. So what is a resistor now? What do you understand what is a resistor? A resistor is simply a conductor, but उसमें से चार्ज को फ्लो होने में मुश्किल होती है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा अगर है तो इट इज कॉल्ड रेजिस्टर, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज अगर कम है, आसानी से चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड कंडक्टर, और अगर चार्ज फ्लो ही नहीं हो सकता तो इंसुलेटर, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज ऑफ मटेरियल्स वी हैव स्टडीड। व्हाट इज अ कंडक्टर? कंडक्टर इज अ मटेरियल थ्रू विच चार्ज कैन फ्लो। प्रैक्टिकली हम कंडक्टर को किसको कहते हैं, जिसमें आसानी से चार्ज फ्लो हो सके। इंसुलेटर जिसमें से चार्ज फ्लो हो ही ना सके। रेजिस्टर भी एक कंडक्टर है, इसमें से चार्ज फ्लो हो सकता है पर चार्ज आसानी से फ्लो नहीं हो पाता, चार्ज को फ्लो होने में मुश्किल होती है, पर चार्ज फ्लो होता है। तो रेजिस्टर इज अ कंडक्टर इन विच द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज और द रेजिस्टेंस इज हाई, ठीक है। इसके साथ हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब इन चीजों के जो मैं आपको बताता जा रहा हूं, इन चीजों के आप लोग नोट्स भी बनाते चले जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स सॉलिड होते चले जाएं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। इसका एक सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल फॉर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का एक यूनिट भी होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? इट्स ओम, ठीक है।
दैट्स द थिंग. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, लेट अस अंडरस्टैंड. आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्लास 10th में भी पढ़ा है और पिछले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा है. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को एक बार और आसानी से समझ लेते हैं कि जैसे कोई बैटरी है, सेल है, इस सेल का ये वाला टर्मिनल क्या है? प्लस. ये वाला टर्मिनल क्या है? माइनस. प्लस का मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल. पॉजिटिव पोटेंशियल को यूजुअली वी कॉल इट हाई पोटेंशियल. ठीक है, और माइनस नेगेटिव पोटेंशियल वी कॉल इट एज लो पोटेंशियल. ठीक है, मान लेते हैं कि दिस इज प्लस 5 वोल्ट और ये माइनस जो है ये माइनस 5 वोल्ट पर है. तो इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हुआ? +5 माइनस -5 कितना हो गया? 10. तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट. दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस, अंतर. दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, जब हम इसको वायर से कनेक्ट करेंगे कोई बल्ब के थ्रू या कोई एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, तो क्या होगा? चार्ज फ्लो होने लगेंगे, करंट फ्लो होगा. कहां से कहां करंट फ्लो होगा? प्लस टू माइनस करंट फ्लो होगा. जब करंट फ्लो होगा तो कहां से कहां करंट फ्लो होता है? प्लस टू माइनस. प्लस का मतलब हाई पोटेंशियल, माइनस का मतलब लो पोटेंशियल. ठीक है, तो इन दोनों के पोटेंशियल का जो अंतर है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, जब चार्ज फ्लो होता है प्लस से माइनस की तरफ, ध्यान से समझना, प्लस से माइनस की तरफ, तो जो हाई पोटेंशियल है यानी प्लस है उसका पोटेंशियल घटना शुरू हो जाता है और जो लो पोटेंशियल है उसका पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो जैसे जैसे चार्ज फ्लो होता रहेगा प्लस का पोटेंशियल कम और माइनस का पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा. धीरे 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 ऐसी सिचुएशन आएगी कि दोनों का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? सेम. तब हम कहेंगे कि ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, या तो इसको रिचार्ज करो या इसको बदलो. ठीक है, तो इन द नटशेल करंट कहां से कहां फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. जब करंट फ्लो होता रहता है तो हाई पोटेंशियल का पोटेंशियल कम होता चला जाता है, लो पोटेंशियल का पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है. एक ऐसी सिचुएशन आती है कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है. इस सिचुएशन में करंट फ्लो होना बंद हो जाता है. तो करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? एक टर्मिनल पे हाई पोटेंशियल जबकि दूसरे टर्मिनल पे लो पोटेंशियल. हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल मतलब दो पॉइंट्स के बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट फ्लो भी नहीं होगा. तो व्हाट इज द रीजन फॉर द फ्लो ऑफ करंट? इट्स पोटेंशियल डिफरेंस. What is the reason for the flow of current? Potential difference. What is the definition of potential difference? It's simple. The potentials between the difference of potentials between 2 points is called potential difference. How is it denoted? It is denoted by V. ठीक है. What is the unit of potential difference? The unit of potential difference is volt, which is also abbreviated as V. तो कैपिटल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और कैपिटल V मतलब वोल्ट भी होता है. यानी पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से डिनोट किया जाता है और उसके यूनिट वोल्ट को भी V से डिनोट किया जाता है. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस. इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द रीजन फॉर द फ्लो ऑफ करंट, व्हाट इज द आंसर? इट्स पोटेंशियल डिफरेंस. Where from where to where the current flows? The current flows from high potential to low potential. ठीक है, अब प्लस से माइनस करंट फ्लो हो रहा है तो आप ये बताइए इसमें फ्लो क्या हो रहे होंगे? ये वायर में क्या फ्लो हो रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएंगे? माइनस से प्लस की तरफ. ठीक है, तो जब कभी किसी मेटालिक कंडक्टर में, वायर में जब करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस, प्लस चार्जेस जो हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, वो फ्लो कभी नहीं करते. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेंगे? माइनस टू प्लस. ये ध्यान में रखिएगा कि जब कभी करंट फ्लो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन हमें प्लस टू माइनस लेना है, लेकिन चार्ज फ्लो मेटालिक है तो चार्ज फ्लो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा. तो इलेक्ट्रॉन फ्लो यानी चार्ज फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? माइनस टू प्लस. दिस वी हैव टू कीप इन माइंड. ओके, we have understood potential difference. Now let us understand Ohm's law. That also we have studied in class 10. एक बार जल्दी से मैं आपको Ohm's law रिवाइज करा देता हूं. Ohm's law ये हम सीखने वाले हैं. तो Ohm's law क्या होता है? ये एक रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस है R. मैंने आपको बता दिया रेजिस्टर भी एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस हाई होती है.
ठीक है, उसको हम रेजिस्टर बोलते हैं। तो ये एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, आर। ठीक है, इसको हमने एक स्विच लगाई, एक बैटरी लगा दी, इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो ऑब्वियसली दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। ठीक है, अगर हम स्विच ऑन कर देंगे तो क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ क्या फ्लो होने लगेगा, करंट। ठीक है, एक नियम आपको ध्यान में रखना है कि जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना भी हो पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, जितना भी है, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। तो हमें क्या एज्यूम करना है, हमें ये एज्यूम करना है कि 5 वोल्ट का जो पोटेंशियल है +5 पॉजिटिव टर्मिनल पर है, और माइनस पर कितना हमें एज्यूम करना है, 0 वोल्ट। ठीक है, तो अगर 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो प्लस को हम कितना लिखेंगे, +5 वोल्ट, और माइनस को कितना लिखेंगे, 0 वोल्ट। ये ऐसा नहीं भी हो सकता, पर हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं हमारे सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हम प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि बैटरी का जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, सारा का सारा किस पे मानना है, प्लस पे, और माइनस पे जाते जाते वो कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ पर एक रेजिस्टर लगाया, ये रेजिस्टर ने पोटेंशियल को क्या कर दिया, ड्रॉप। आपको मालूम है कि हर चीज पोटेंशियल को ड्रॉप करती है, हर रेजिस्टर पोटेंशियल को ड्रॉप करता है, तो ये रेजिस्टर भी पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा। प्रैक्टिकल भाषा में हम कहते हैं कि ये ज्यादा वोल्टेज खाता है, ये कम वोल्टेज खाता है, इस टाइप से कहते हैं ना, तो दैट इज द थिंग। तो प्लस में अगर 5 वोल्ट है तो माइनस में जाते जाते वो कितना होना चाहिए, 0, यानी कि इसने ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल को ड्रॉप कर दिया, पोटेंशियल खा लिया, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो इस रेजिस्टर ने जो पोटेंशियल ड्रॉप किया वो कितना है, 5 वोल्ट। ठीक है, जितना भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, वो कैसे मिलता है, इसमें ओम्स लॉ क्या कहती है, ओम्स लॉ ये कहती है कि जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, मान लो ये करंट है I, तो जो करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में से या कोई रेजिस्टर में से, रेजिस्टर इज आल्सो अ कंडक्टर, तो किसी भी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी ऑल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस टेम्परेचर का है, तो हम ये कहेंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो होगा वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आप लोगों ने क्लास 10th में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I पढ़ा होगा। ठीक है, उसको भी हम एक तरीके से सही मान सकते हैं, पर एक्चुअल ये है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब करंट फ्लो होता है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं होता। तो दिस इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल व्हाइल V इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसीलिए मैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, पुरानी वाली जो चीज पढ़ी वो भी हम ठीक मान सकते हैं, बट दिस इज द करेक्ट वन, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसमें से फ्लो होने वाला करंट भी बढ़ता चला जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम कर देंगे, जैसे मान लो 5 वोल्ट से अगर हमने 2 वोल्ट कर दिया तो कम करंट फ्लो होगा, 5 से अगर हमने 10 वोल्ट कर दिया तो ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसमें से फ्लो होने वाला करंट भी बढ़ता चला जाएगा। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो इक्वल के बाद एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो I इज इक्वल टू C इंटू V, where C is the constant of proportionality which is called conductance of the conductor। तो I is equal to C into V। लेकिन क्या हम लोग जानते हैं कि कंडक्टेंस मतलब इजीनेस टू द फ्लो ऑफ चार्ज, और रेजिस्टेंस मतलब ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, क्या दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस? यस, तो क्या हम लिख सकते हैं, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, C is equal to 1/R। तो अगर हम C is equal to 1/R लिखें तो therefore I is equal to C की जगह पर 1/R लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R, या V is equal to क्या हो जाएगा, IR। इसी को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। यही स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा है, V is equal to IR।
ठीक है, तो स्टेटमेंट आप लोगों को क्या लिखना चाहिए? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ठीक है, स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपको स्टेटमेंट लिखना है। फिर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो इक्वल के बाद एक कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पर इक्वल के बाद एक कांस्टेंट है, वो क्या है? कंडक्टेंस। ठीक है, फिर हमने ये जानते हैं कि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो आज सी की जगह पर 1/r लिखेंगे तो I इज इक्वल टू V/r या V इज इक्वल टू IR हो जाएगा। ये वही लॉ है जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाए। आई थिंक यू हैव ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, व्हाट आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, in case of any doubt you can ask to your teachers also. Thank you. Now we are going to understand ये जो हमने पढ़ा है V is equal to IR में R क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, which is the reciprocal of conductance। इससे ये समझ में आ रहा है कि फिजिकल कंडीशन सेम होने पर कंडक्टेंस या उसका रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस ये जो है ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। हमने पढ़ा V is equal to IR, ठीक है, या R is equal to क्या होना चाहिए? V/I। This is the formula for resistance. R is equal to V/I, the ratio of potential difference to current. What should be the unit of resistance? पहले से ही हमें मालूम है unit of resistance is ohm. ठीक है, this is not the new thing for you. R is equal to V/I and the unit is ohm. Resistance. ठीक है. Now we are going to understand factors affecting resistance. किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस हम कहते हैं कभी कम है कभी ज़्यादा है। मोबाइल फोन्स में, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड और सिल्वर जैसी चीज़ें यूज़ होती हैं। इनके अंदर जो मोबाइल फ़ोन में जो सर्किट्स होते हैं अंदर, उसमें गोल्ड और सिल्वर के सर्किट्स बने रहते हैं। ठीक है, हमारे घरों में कॉपर वायर यूज़ होता है, लेकिन आप लोग जब हाई टेंशन लाइन जो आप लोग देखते होंगे उसमें कौन सा वायर यूज़ होता होगा? जो बड़ी बड़ी पावर लाइंस होती हैं उनमें एल्यूमिनियम वायर यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन आप बल्ब के अंदर देखते हैं तो कौन सा फिलामेंट लगा होता है? फिलामेंट किस वायर का होता है? टंगस्टन का होता है। दैट्स एन अलॉय। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो आप कनेक्टिंग वायर्स में कॉपर का यूज़ करते हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं उनमें अलग अलग मटेरियल यूज़ होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस हाई होती है, जैसे नाइक्रोम वगैरह। ठीक है, तो किसी की रेजिस्टेंस हाई है, किसी की रेजिस्टेंस लो है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? एक्चुअली ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, और दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कंडक्टर यानी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। वी हैव स्टडीड दिस इन क्लास 10। और तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल, और नेचर के साथ साथ ये नेचर पर ही डिपेंडेंट टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, तो नेचर एंड टेम्परेचर। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स। नेचर एंड टेम्परेचर को मैंने एक ही में इसीलिए लिखा है क्योंकि नेचर जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट हो जाता है, ये रेजिस्टिविटी के कारण होता है। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि लेंथ और एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड, ये कोई कंडक्टिंग वायर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है कितना? I। ठीक है, इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है? L, और जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो कितना है? A। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब लेंथ अगर ज्यादा रहेगी, जितना लंबा वायर रहेगा उतनी ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। यानी पतले वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, मोटे वायर की, थिक वायर की रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, लंबा वायर होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, छोटा सा वायर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, मोटा वायर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, पतला वायर होगा तो रेजिस्टेंस हाई होगी। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों को कंबाइन करेंगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A।
प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो इक्वल के बाद एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो R is equal to what is that constant? The constant is rho, which is called resistivity या specific resistance. So R is equal to rho L upon A, where rho is the constant of proportionality, which is called specific resistance या resistivity of the conductor. ठीक है, तो R is equal to rho L upon A. This is the formula for resistance. ठीक है, तो रेजिस्टेंस के कितने फॉर्मूले हो गए? एक तो ओम्स लॉ से हमें मिला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस फ्रॉम ओम्स लॉ, दैट इज R इज इक्वल टू V अपॉन I. दूसरा फॉर्मूला हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से मिला, व्हाट इज द फॉर्मूला? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. व्हाट इज रो हियर? मैंने आपसे कहा रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करती है, एरिया पर डिपेंड करती है, और किस पर डिपेंड करती है? नेचर एंड टेम्परेचर पर. तो नेचर और टेम्परेचर को डिटरमाइन करने वाला जो फैक्टर है वो क्या है? रेजिस्टिविटी. ठीक है, अलग अलग मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी. गोल्ड की रेजिस्टिविटी बहुत कम है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी भी कम है, कॉपर की रेजिस्टिविटी भी कम है, लेकिन टंगस्टन की हाई रेजिस्टिविटी है, नाइक्रोम की हाई रेजिस्टिविटी है. ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल्स की, अलग अलग कंडक्टर्स की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है. हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल्स को हम रेजिस्टर कहते हैं और लो रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स कहते हैं प्रैक्टिकली. ठीक है, पर सारे कंडक्टर्स ही हैं. हाई रेजिस्टिविटी को हम रेजिस्टर और लो रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल्स को हम प्रैक्टिकली कंडक्टर्स कहते हैं. आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. तो नेचर जो है वो किससे डिटरमाइन होता है मटेरियल का? रेजिस्टिविटी से. ठीक है, तो रेजिस्टेंस इधर से तीन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और नेचर किससे पता चल रहा है? रेजिस्टिविटी से. ठीक है, ओके. इसको अब हम आगे भी पढ़ सकते हैं. R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है अगर R इज इक्वल टू रो L अपॉन A है तो इससे रो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? R इंटू A अपॉन L. ठीक है, रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L. What should be the unit of resistivity from this? Rho is resistivity, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का मीटर. मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल होके क्या बन जाएगा? मीटर. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? इट्स ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. ठीक है, अगर आपको डिफाइन करना है रेजिस्टिविटी को तो कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी? बहुत ही सिंपल है, क्लास 10th में भी की होगी आपने. अगर आप लेंथ को ले लो 1 मीटर और एरिया को ले लो 1 मीटर स्क्वायर. ठीक है, लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर, दोनों 1 हो जाएंगे तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R. देन रो इज इक्वल टू R. ठीक है, तो यहां से डेफिनेशन बन जाएगी. आप लोग डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे, मैं बोल रहा हूं, मैं जो इशारा कर रहा हूं उसको समझिएगा, आपको देखते देखते डेफिनेशन याद हो जाएगी. ठीक है, अंडरस्टैंड. अगर हमने वायर की लेंथ 1 मीटर ली, एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया, तो रो इज इक्वल टू R हो गया इस फॉर्मूले में. ठीक है, यहां से हम डेफिनेशन बनाएंगे. रेजिस्टिविटी, ध्यान देना मैं कहां इशारा कर रहा हूं उंगलियों का. रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. I repeat, ध्यान दीजिएगा, जो हमने लिखा है इसी से डेफिनेशन बन रही है, आपको याद हो जाएगी. Resistivity is equal to resistance of a conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. क्लियर? यहां से डेफिनेशन बन गई. लेकिन आप जानते हैं वॉल्यूम का भी एक फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू एरिया. ठीक है, अगर लेंथ 1 है और एरिया भी 1 है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब. तो क्या हम ऐसे भी डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी की कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हुज वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब. या क्या हम ऐसे भी कह सकते हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर. ठीक है, ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं. दोनों डेफिनेशंस में से जो अच्छी लगे वो लिख लीजिए. एक डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर. दूसरी डेफिनेशन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर. ठीक, इस तरीके से रेजिस्टिविटी डिफाइन हो गई.
अब रेजिस्टिविटी डिफाइन करने के बाद ओके, एक और यहां पर आता है कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है और कंडक्टिविटी एक्चुअली इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी? दैट्स कंडक्टिविटी। जैसे हमने कंडक्टेंस पढ़ा था, कंडक्टेंस इज द इजीनेस टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। वैसे ही रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। दो डेफिनेशंस बन सकती हैं कंडक्टिविटी की। पहली डेफिनेशन, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। दूसरी डेफिनेशन, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। So what should be the unit of conductivity then? Unit of conductivity, जैसे रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम सीमेंस भी कहते हैं। कंडक्टेंस का यूनिट है ओम इनवर्स, जिसको हम सीमेंस भी कहते हैं, तो सीमेंस पर मीटर भी इसका यूनिट हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ठीक है। इसके बाद we are going to understand the limitations of Ohm's law. This is the topic, limitations of Ohm's law. That's what we are going to study. Ohm's law में हमने क्या पढ़ा था? V is equal to IR, ये पढ़ा था हमने, या हमने पढ़ा था I is directly proportional to V, ये हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था। इसका मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर हम x एक्सिस में V और y एक्सिस में I लेंगे, V को बढ़ाते चले जाएंगे तो I भी बढ़ता चला जाएगा। ग्राफ कैसा आना चाहिए? लीनियर, ठीक है। तो ओम्स लॉ में V और I के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। V बढ़ता चला जा रहा है तो I भी बढ़ता चला जा रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक। इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? dy by dx। dy by dx यानी y2 minus y1 upon x2 minus x1। यानी कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? स्लोप I upon v। अब आप बताइए v upon I किसके बराबर होता है? r के बराबर। तो I upon v क्या हो जाना चाहिए? 1 upon r, ठीक है। यानी इधर से रेजिस्टेंस भी हमें मिल सकती है। रेजिस्टेंस किसके बराबर हो सकती है? 1 अपॉन स्लोप के बराबर। तो ग्राफ से हमें रेजिस्टेंस मिलेगी। रेजिस्टेंस इज 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप, अगर IV ग्राफ है। लेकिन अगर VI ग्राफ बना दिया जाए, यहाँ पर V और यहाँ पर I बना दिया जाए, वो भी इस तरीके का स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। इस ग्राफ का जो स्लोप है ये किसके बराबर होगा? V अपॉन I के बराबर, ठीक है। एंड V अपॉन I इज व्हाट? रेजिस्टेंस। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि IV ग्राफ है तो 1 अपॉन स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर होती है, और अगर VI ग्राफ है तो इसका स्लोप ही रेजिस्टेंस के बराबर होता है। स्लोप का सब लोग जानते होंगे, क्लास 11th में काफी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। स्लोप होता है dy by dx या y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, या डिफरेंशिएशन को भी हम स्लोप कहते हैं, tan थीटा को भी हम स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो अगर थीटा एंगल ज्यादा है यानी स्लोप ज्यादा है, थीटा एंगल कम है तो स्लोप कम है, ठीक है। यहाँ पर अगर स्लोप ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और अगर इस ग्राफ में स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, ठीक। तो कुछ चीजें हैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में या 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में इन पॉइंट्स का आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के क्या लिमिटेशन है? ओम्स लॉ में ये कहा गया था कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बट व्हाट इफ द टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट? अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है, और जब रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है तो इसका स्लोप बदल जाता है, बिकॉज स्लोप इज रेजिस्टेंस, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप इज रेजिस्टेंस, स्लोप इज रेजिस्टेंस,
ठीक है। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस चेंज होगी तो क्या होगा, इसका स्लोप सेम नहीं मिलेगा और ग्राफ कैसा बन जाएगा, नॉन लीनियर। इसका मतलब फिर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नहीं रहेगा। ये ओम्स लॉ का लिमिटेशन है कि ओम्स लॉ फिजिकल कंडीशन के कांस्टेंट रहने पर ही वैलिड रहती है। अगर फिजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर अगर चेंज हो जाए तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसी फिजिकल कंडीशंस को कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि ओम्स लॉ हर सिचुएशन में वैलिड लॉ नहीं है। इसका मतलब ओम्स लॉ एक फंडामेंटल लॉ नहीं है, ठीक है। तो अगर लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ का फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे नोट्स बनाते समय तो क्या लिखेंगे, इट इज Ohm's law is not valid when the temperature changes, physical conditions like temperature changes, ठीक है, and the graph becomes non-linear, ठीक। दूसरी कंडीशन आप, दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि since it is depending on conditions that's why Ohm's law is not a fundamental law। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम फंडामेंटल लॉ कहते हैं, वैसे ही ओम्स लॉ को या कूलॉम्स लॉ को हम फंडामेंटल लॉ कहते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ग्रेविटेशन लॉ को हम फंडामेंटल लॉ कहते हैं, वैसे ही ओम्स लॉ को हम फंडामेंटल लॉ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ओम्स लॉ इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि क्या कंडक्टर्स के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो वो ओम्स लॉ फॉलो करेगा, पर क्या दूसरे मटेरियल्स को टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर ओम्स लॉ फॉलो करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आई विल टेल यू सम एग्जांपल्स। जैसे कि अगर हम पीएन जंक्शन डायोड की बात करें, पीएन जंक्शन डायोड हम क्लास 12 में लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन डायोड के लिए अगर हम आई वी ग्राफ बनाते हैं जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, तो पीएन जंक्शन डायोड के लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये ग्राफ बता रहा है कि इट्स अ नॉन लीनियर ग्राफ, यानी ये यहाँ पर भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है और वोल्टेज को उल्टा कर देने पर, रिवर्स कर देने पर भी वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं नॉन ओमिक मटेरियल्स, ठीक है। और ऐसे मटेरियल्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं ओमिक मटेरियल्स, ठीक है। ओमिक मटेरियल्स ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, लेकिन उनके लिए भी कंडीशन ये है कि फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर हैज टू बी कांस्टेंट, देन ओनली दे ओबे ओम्स लॉ। बट नॉन ओमिक मटेरियल दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, ठीक है। तो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ दैट वी हैव डिस्कस्ड। इसके भी आप लोग नोट्स बनाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। ये इसका कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसमें से इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहे होंगे और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है दिस इज एरिया इज ए, ठीक है। इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा है, मान लो कुछ चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज द एरिया। अब आप लोग जानते होंगे कि एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी भी होता है, वेक्टर क्वांटिटी भी होता है। जब एरिया छोटा होता है तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है। अगर एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी होना चाहिए, और डायरेक्शन क्या होती है किसी भी एरिया की, सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। तो हम इस तरीके से शो कर सकते हैं एरिया वेक्टर को। व्हाट इज द एरिया वेक्टर, सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो अगर ये है मेरा एक फिस्ट जो है, इसका सरफेस एरिया ये है, तो इसका एरिया वेक्टर अगर बनाना चाहूंगा तो कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ, दिस वे, और यहाँ पर दिस वे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस रेडियली आउटवर्ड्स, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। तो कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान में रखने वाली बात होती है। एरिया को हम स्केलर भी मान सकते हैं, वेक्टर भी मान सकते हैं। जब एरिया बड़ा हो तो उसको स्केलर मानेंगे, जब एरिया छोटा हो तो हम उसको वेक्टर मानेंगे। एरिया अगर वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ठीक है। ये चीजें, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। कमिंग बैक टू करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, बाय डेफिनेशन करंट डेंसिटी इसको जे वेक्टर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल जे वेक्टर से, ठीक है।
करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सिंस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एरिया अगर छोटा है तो उसको भी हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम I इज इक्वल टू J वेक्टर इनटू ए वेक्टर है। ठीक है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर करंट क्या मिल रहा है? स्केलर क्वांटिटी, तो कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट। तो I इज इक्वल टू J डॉट ए, दिस इज द वेक्टर फॉर्मूला। और इसी को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू J ए कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ए बी कॉस थीटा, वैसे ही जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर को जे ए कॉस थीटा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज करंट डेंसिटी। दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन करंट डेंसिटी की, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब जे को हम जब वेक्टर बना रहे हैं, सिंस अगर हम वेक्टर शो कर रहे हैं तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होना चाहिए। तो व्हाट इज द डायरेक्शन? सेम एज करंट, दैट मीन्स प्लस टू माइनस, that is the direction of current density, plus to minus. What should be the unit of current density? Current का unit ampere upon area का unit meter square. तो what is the unit of current density? Ampere per meter square is the unit of current density. ठीक है, everyone understood? Current density क्या होता है? By definition current density is the current flowing per unit area of cross section. ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और इस डायरेक्शन में एरिया आ रहा है, उसके बीच का एंगल थीटा है, तो I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा से भी हम करंट निकाल सकते हैं, जहां पर J करंट डेंसिटी, A एरिया है और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, और I इज इक्वल टू J डॉट ए हम वेक्टर फॉर्मूला लिखते हैं और जे ए कॉस थीटा स्केलर फॉर्मूला लिखते हैं। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस और एरिया यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, that's all for today. Since the time is up, so we are going to finish for today. And आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। So stay tuned. जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें आई एक्सपेक्ट कि आप लोग सब बहुत जीलसली, बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।